दोस्तों 1947 में ब्रिटिश इंडिया का पार्टीशन हुआ और उसकी जगह दो नए इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स इंडिया और पाकिस्तान एग्जिस्टेंस में आए। पर इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद ही दोनों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। कभी वॉर तो कभी कॉन्फ्लिक्ट्स तो कभी मिलिट्री स्टैंड ऑफ्स। इन दोनों कंट्रीज की रिलेशंस ग्लोबल ऑर्डर में ऐसे ही डिफाइन की जाती रहीं। आज जम्मू एंड कश्मीर में इंडिया पाकिस्तान बैक्ड प्रॉक्सी वॉर झेल रहा है। इसके अलावा दोनों कंट्रीज की आर्मीज के बीच बॉर्डर क्लैशेस आए दिन देखने को मिलते हैं। इन एडवर्स रिलेशंस का इतिहास पुराना है और इसी के चलते इंडिया और पाकिस्तान के बीच आज तक 4 फुल स्केल वॉर्स हो चुके हैं। 1947, 1965, 1971 और 1999 में। आज की इस कहानी में हम आपको इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुए 4 मेजर वॉर्स के बारे में बताएंगे और जानेंगे कि ये वॉर्स क्यों हुए और उनके रिजल्ट्स क्या रहे। दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान के बीच सबसे पहला वॉर आजादी मिलने के तुरंत बाद यानी 1947 में हुआ। आइए जानते हैं इस वॉर के बारे में। इंडिया पाकिस्तान वॉर 1947। दोस्तों, 1947 के इस वॉर को फर्स्ट कश्मीर वॉर भी कहा जाता है क्योंकि ये वॉर जम्मू एंड कश्मीर के लिए हुआ था। आप जानते हैं कि 1946 से 1947 के बीच मुस्लिम नेशनलिज्म अपनी चरम सीमा पर था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की लीडरशिप में मुस्लिम्स एक सेपरेट स्टेट की डिमांड कर रहे थे और इस कॉन्टेक्स्ट में हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच कई रायट्स हुए। नतीजतन ब्रिटिशर्स ने इंडिया को डिवाइड करने का डिसीजन लिया और पाकिस्तान का फॉर्मेशन हुआ। इंडिपेंडेंस के बाद प्रिंसली स्टेट्स में इंडिया या पाकिस्तान को ज्वाइन करने को लेकर कई डिस्प्यूट्स हुए। जम्मू एंड कश्मीर प्रिंसली स्टेट के महाराजा हरि सिंह ने शुरुआत में दोनों ही डोमिनियंस को ज्वाइन करने से इनकार कर दिया। रीजन ये दिया गया कि ये स्टेट एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है जो इंडिया को ज्वाइन करने के लिए रेडी नहीं थे और अगर वो पाकिस्तान ज्वाइन करते तो इस रीजन के हिंदूज, सिख्स और बाकी माइनॉरिटीज वल्नरेबल हो जाते। पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करें तो यहां पर 2 पार्टीज डोमिनेंट थी। पहली थी शेख अब्दुल्ला की लीडरशिप में नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये पार्टी सेक्युलर थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की एलाय थी और इंडियन यूनियन को ज्वाइन करने के फेवर में थी। और दूसरी पार्टी थी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पक्ष में थी और पाकिस्तान ज्वाइन करने के फेवर में थी। खैर, अब आया अगस्त 1947 जब इंडिया को आजादी मिलने वाली थी। इस दौरान जम्मू एंड कश्मीर के पुंछ एरिया के मुस्लिम्स ने रिबेलियन कर दिया। रिबेलियन का कारण हाई टैक्सेशन और एम्प्लॉयमेंट की कमी को बताया जाता है। यहां के मुस्लिम्स पाकिस्तान को ज्वाइन करने की डिमांड करने लगे। पुंछ में हो रही इस अपराइजिंग के चलते महाराजा हरि सिंह ने जम्मू एंड कश्मीर के वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स पर अपनी पकड़ खो दी। ऐसा बताया जाता है कि इस रिबेलियन के कारण महाराजा इंडिया को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो गए। पैनिक में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान गवर्नमेंट को तुरंत एक्शन लेने के लिए उकसाया। इस बीच पाकिस्तानी लीडरशिप को भी लगा कि महाराजा जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया में विलय करना चाहते हैं और इसी के चलते 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान की पश्तून ट्राइबल मिलिशियाज ने जम्मू एंड कश्मीर को इन्वेड कर दिया और पाकिस्तानी फोर्सेज ने लोकल ट्राइबल मिलिशियाज के साथ मिलकर श्रीनगर को कैप्चर करने का प्लान बनाया। इंडियन मिलिट्री सोर्सेज के अनुसार इस मिशन का नाम ऑपरेशन गुलमर्ग था। अटैक होते ही महाराजा ने इंडिया को मदद भेजने की रिक्वेस्ट की और इंडियन लीडरशिप ने हेल्प के बदले एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि महाराजा को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना होगा और जम्मू एंड कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा बनना होगा, क्योंकि ऐसा किए बिना इंडिया की तरफ से वहां मिलिट्री हेल्प भेजना किसी भी तरह से लॉजिकल नहीं होता। इंडिया का पार्ट होने पर ही जम्मू एंड कश्मीर को डिफेंड करना इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती थी। ऐसे में महाराजा ने शर्त को स्वीकार कर लिया। आइए अब देखते हैं वॉर के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में। इवेंट्स ऑफ वॉर। दोस्तों, पाकिस्तान सपोर्टेड पश्तून्स का ट्राइबल अटैक मुजफ्फराबाद सेक्टर से शुरू हुआ। इन ट्राइबल फोर्सेज ने इस रीजन की स्टेट फोर्सेज को डिफीट कर दिया और कैपिटल का रास्ता खुल गया। इस ट्राइबल आर्मी में पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स भी थे जो वेश बदलकर शामिल हुए थे। जैसा कि हमने बताया कि महाराजा ने इंडिया का इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन स्वीकार कर लिया था। एक्सेशन होते ही इंडिया ने ट्रूप्स और इक्विपमेंट को श्रीनगर एयरलिफ्ट किया
और इस ऑपरेशन के कमांडिंग ऑफिसर थे लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय। इंडियन मिलिट्री ने महाराजा की फोर्सेस को रीइंफोर्स किया। मिलिट्री ने एक डिफेंस पैरामीटर बनाया और ट्राइबल फोर्सेस को श्रीनगर के बाहरी इलाके में डिफीट किया। और इसके बाद एक लंबी लड़ाई शुरू हुई, जहां इंडियन मिलिट्री और पाकिस्तानी ट्राइबल फोर्सेस के बीच एक के बाद एक अलग अलग जगहों पर क्लैशेस हुए। अक्टूबर 1947 में जब अटैक शुरू हुआ तो वॉर फ्रंट था नौशेरा, राजौरी, गुलमर्ग, उरी, बारामूला, गुराइस और स्कार्दू। इन्हीं सिटीज के फ्रंट में वॉर चलता रहा और 31 दिसंबर 1948 तक ये फ्रंट कुछ इस प्रकार था: झांगर, राजौरी, गुलमर्ग, उरी, तितवाइल, गुराइस और कारगिल। इन सभी एरियाज को इंडियन आर्मी ने सक्सेसफुली अपने कंट्रोल में कर लिया। फिर इंडिया ने इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की मदद ली, जिसके बाद दोनों साइड्स के बीच नेगोशिएशंस शुरू हुई। दोनों साइड्स ने सीज फायर को मंजूर कर लिया और सीज फायर के टर्म्स एंड कंडीशंस को यूएन कमीशन के रेजोल्यूशन 47 में लिखा गया और फाइनली 1 जनवरी 1949 को सीज फायर डिक्लेयर किया गया। दोस्तों, जिस लाइन पर दोनों आर्मीज स्टेबलाइज हुई उसे आज हम लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जानते हैं। इंडिया के हिस्से में स्टेट का लगभग 2/3 हिस्सा आया, जिसमें इंक्लूडेड थे कश्मीर वैली, जम्मू और लद्दाख। यूएनएससी रेजोल्यूशन के टर्म्स के मुताबिक पाकिस्तान को अपनी फोर्सेस को विड्रॉ करना पड़ा और इंडियन फोर्सेस को इस रीजन में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का जिम्मा दिया गया। दोस्तों, इंडिया इस वॉर में विक्टोरियस हुआ क्योंकि डिस्प्यूटेड टेरिटरी के बड़े हिस्से को डिफेंड करने में वो सफल रहा। तो दोस्तों, यहां तक हमने 1947 में हुए इंडिया पाकिस्तान वॉर के बारे में देखा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली वॉर यानी 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर के बारे में। इंडिया पाकिस्तान वॉर 1965। दोस्तों, इस वॉर को सेकेंड कश्मीर वॉर भी कहा जाता है क्योंकि यह वॉर भी कश्मीर टेरिटरी के लिए ही हुआ था। फर्स्ट कश्मीर वॉर की तरह ही इस वॉर को भी पाकिस्तान ने शुरू किया था। आइए सबसे पहले जानते हैं इस वॉर के बैकग्राउंड के बारे में। बैकग्राउंड: 1947 में हुए पार्टीशन के बाद से ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच कई बॉर्डर डिस्प्यूट्स चलते रहे। इन डिस्प्यूट्स में कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट में इशू था, लेकिन इसके अलावा गुजरात के रण ऑफ कच्छ में भी पाकिस्तान कुछ टेरिटरी क्लेम कर रहा था। 1965 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैरल्ड विल्सन ने दोनों कंट्रीज को एक ट्राइब्यूनल सेटअप करके डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए राजी कर लिया। इस नेगोशिएशन को कहीं न कहीं पाकिस्तान एक सक्सेस के रूप में देखने लगा। इस सक्सेस के बाद और 1962 साइनो इंडिया वॉर में इंडिया की डिफीट देखकर पाकिस्तान को ऐसा लगा कि इंडियन आर्मी कश्मीर को डिफेंड नहीं कर पाएगी। इस दौरान यानी 1960s में यूएसए की तरफ से पाकिस्तानी आर्मी को मिलिट्री एड भी मिली, जिसने आर्मी को मॉडर्नाइज किया। इससे पाकिस्तानी आर्मी और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रही थी। इन्हीं रीजंस के चलते पाकिस्तान ने 1962 में एक बार फिर कश्मीर पर कब्जा करने के लिए अटैक कर दिया और वॉर की शुरुआत हुई। आइए देखते हैं इस वॉर के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में। इवेंट्स ऑफ वॉर। दोस्तों, 5 अगस्त 1965 को पाकिस्तानी ट्रूप्स ने कश्मीरी लोकल्स के वेशभूषा में एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस किया। उनका मकसद था कश्मीर के लोकल लोगों को इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ भड़काना और कश्मीर पर कब्जा करना। पाकिस्तान के इस मिशन को ऑपरेशन जिब्राल्टर नाम दिया गया था। यह ऑपरेशन वॉर का इमीडिएट कॉज बना, लेकिन पाकिस्तान आर्मी का प्लान यहां असफल रहा। जी हां, ऑपरेशन जिब्राल्टर फेल हो गया क्योंकि कश्मीर के लोगों ने खुद ही पाकिस्तानियों के होने की जानकारी इंडियन आर्मी को दे दी। इंडियन आर्मी ने इसका कड़ा जवाब दिया और हाजी पीर पास को कैप्चर कर लिया, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके में था। इसके बाद 1 सितंबर को पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम शुरू किया। इसका मकसद था जम्मू के अखनूर को कैप्चर करना। इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के इस प्लान पर भी पानी फेर दिया और पाकिस्तानी फोर्सेस को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। 6 सितंबर को इंडियन आर्मी ने रैडक्लिफ लाइन यानी इंडिया और पाकिस्तान के बीच के इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस किया। ये वॉर पिछले वॉर के कंपैरिजन में अलग था क्योंकि ये वॉर कई फ्रंट्स में हुआ, जिसमें राजस्थान भी एक था। इसके अलावा इस वॉर में पहली बार इंडिया और पाकिस्तान के बीच एरियल वॉर यानी हवाई युद्ध देखने को मिला।
यही नहीं, इस वॉर में नेवल बैटल भी हुई। ये वॉर 23 सितंबर 1965 को एंड हुआ। इसको खत्म करने के पीछे यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का हाथ था। यूएनएससी ने दोनों कंट्रीज को अनकंडीशनल सीज फायर अनाउंस करने के लिए प्रेरित किया। इस वॉर में इंडिया की विक्ट्री हुई क्योंकि पाकिस्तान का एम लिबरेशन ऑफ कश्मीर सक्सेसफुल नहीं हुआ। बाद में सीज फायर नेगोशिएशंस में यूएसए और यूएसएसआर ने भी हिस्सा लिया। ये नेगोशिएशंस ताशकंद में जनवरी 1966 में हुई, जो आज के उज्बेकिस्तान में है, और इसका रिजल्ट हुआ ताशकंद डिक्लेरेशन। इस डिक्लेरेशन के सिग्नेटरीज थे इंडियन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान प्रेसिडेंट मोहम्मद अयूब खान। इस अग्रीमेंट के हिसाब से दोनों कंट्रीज को एनेक्स किए हुए रीजन्स को वापस करना था। खैर, पाकिस्तान को हुए लॉसेस के हिसाब से इंडिया को विक्टोरियस बोला जा सकता है। इस वॉर के बाद इंटेलिजेंस फेलियर का मुद्दा भी सामने आया, क्योंकि पाकिस्तानी फोर्सेस ने इंडियन टेरिटरीज में एंट्री की थी और इंटेलिजेंस एजेंसीज को इस बात की खबर तक नहीं थी। यानी कि इंडियन इंटेलिजेंस को पाकिस्तान की वॉर प्रेपरेशंस की कोई जानकारी ही नहीं थी। इन्हीं सब फेलियर्स के चलते इंडिया में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ का गठन किया गया, और इस तरह दोस्तों इंडिया पाकिस्तान के बीच एक और वॉर का अंत हुआ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले इंडिया पाकिस्तान वॉर के बारे में, जो 1971 में हुआ। इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच 4 मेजर वॉर्स हुए। इन 4 में सिर्फ यही एक वॉर बाकियों से अलग और यूनिक था। ऐसा इसलिए क्योंकि सिर्फ यही एक वॉर था जिसमें कश्मीर इशू इन्वॉल्व्ड नहीं था। दरअसल ये वॉर बांग्लादेश के लिबरेशन से रिलेटेड था। आइए जानते हैं इसके बैकग्राउंड के बारे में। बैकग्राउंड दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 1947 में जब ब्रिटिश इंडिया का पार्टीशन हुआ तो 2 डोमिनियंस क्रिएट हुए, इंडिया और पाकिस्तान। पाकिस्तान की दरअसल 2 टेरिटरीज थीं। एक ईस्ट पाकिस्तान, जो बंगाल से अलग करके बनाया गया था और जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, और दूसरा वेस्ट पाकिस्तान, जो आज का पाकिस्तान स्टेट है। पार्टीशन के समय से ही ईस्ट पाकिस्तान के लोग इस बात से नाखुश थे कि उनका कल्चर और स्टेटस वेस्ट पाकिस्तान द्वारा दबाया जा रहा है। इसी कॉन्टेक्स्ट में 1948 में वहां एक लैंग्वेज मूवमेंट शुरू हुआ। इस मूवमेंट में बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन ने अपने राइट्स को असर्ट करना शुरू किया। उनकी मांग थी कि बंगाली को भी उर्दू के बराबर का दर्जा दिया जाए। पाकिस्तान की दोनों टेरिटरीज के बीच इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज भी थीं। जहां कॉमन बजट का ज्यादा शेयर वेस्ट पाकिस्तान को दिया जाता था, बंगालीज की इस कोशिश को पाकिस्तान की अथॉरिटीज ने हर तरह से सप्रेस करने का प्रयास किया। इसके बाद आया 1970 का जनरल इलेक्शन। इस इलेक्शन में ईस्ट पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर मुजीबुर रहमान की पार्टी आवामी लीग को क्लियर मेजॉरिटी मिली, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान की मिलिट्री ने, जिसमें सिर्फ 5% बंगालीज थे, उनको अपना सुप्रीमो मानने से इनकार कर दिया। और इसी के चलते 25 मार्च 1971 को पाकिस्तानी आर्मी ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया। इस ऑपरेशन के जरिए मिलिट्री ने ईस्ट पाकिस्तान के बंगाली रेजिस्टेंस को पूरी तरह खत्म करने की ठान ली। स्टूडेंट्स, इंटेलेक्चुअल्स और सिविलियंस की आवाज को सप्रेस किया जाने लगा। इतना ही नहीं, बड़े स्तर पर पाकिस्तानी मिलिट्री बंगाली इंटेलेक्चुअल्स की हत्या करने लगी। यानी ऑपरेशन सर्चलाइट एक नरसंहार में तब्दील हो चुका था। मुजीबुर को जल्द ही यह समझ आ गया कि वेस्ट पाकिस्तान इतनी आसानी से उन्हें पावर देने वाला नहीं है, और इसलिए उन्होंने 26 मार्च को पाकिस्तानी स्टेट से इंडिपेंडेंस अनाउंस कर दिया। ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश द्वारा इंडिपेंडेंस की डिक्लेरेशन सुनने के बाद तो जैसे पाकिस्तानी लीडरशिप बौखला गई हो, और फिर पाकिस्तानी आर्मी और बांग्लादेश लिबरेशन फोर्सेस यानी मुक्ति बाहिनी के बीच एक गुरिल्ला वॉर शुरू हो गया। लेकिन यह पूरा मामला तो पाकिस्तान की टेरिटरी में ही चल रहा था। फिर इंडिया के साथ वॉर शुरू होने का क्या कारण रहा, आइए जानते हैं। रोल ऑफ इंडिया। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि पाकिस्तानी आर्मी ने बंगालीज का परसिक्यूशन शुरू कर दिया था। परसिक्यूशन से बचने के लिए लगभग 1 करोड़ बंगालीज इंडिया की तरफ मूव करने लगे। उनको इंडिया की तरफ से शेल्टर और फूड प्रोवाइड कराया गया, लेकिन यह सिलसिला ज्यादा समय तक नहीं चल सकता था, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी पर दबाव बढ़ रहा था
और इसीलिए इंडिया ने इस वॉर में इंटरवीन किया। पाकिस्तान को लगा कि इंडिया मुक्ति बाहिनी की मदद आर्म्स और एम्यूनिशन देकर कर रहा है। ऐसे में पाकिस्तानी आर्मी ने वेस्टर्न इंडिया की कई लोकेशन पर एयर स्ट्राइक्स शुरू कर दिए और यहीं से दोनों कंट्रीज के बीच वॉर की शुरुआत हुई। इंडियन आर्मी ने बंगाली फोर्सेस की तरफ से वॉर में हिस्सा लिया। 3 दिसंबर 1971 को इंडिया ने ऑफिशियली इस वॉर में पार्टिसिपेट किया और यह वॉर 13 दिन चला। इंडियन आर्मी के जुड़ते ही पाकिस्तानी आर्मी ढाका को डिफेंड करने में नाकाम रही और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान आर्मी ने सरेंडर कर दिया। ये फेमस इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर इंडिया के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा और पाकिस्तान के अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी के बीच साइन हुआ। इस सरेंडर की एक फेमस तस्वीर आप देख सकते हैं। इस तरह इंडिया वॉर जीत गया और एक नई कंट्री बांग्लादेश का जन्म हुआ। इस वॉर में इंडियन आर्मी ने अद्भुत पराक्रम का प्रदर्शन किया, जहां इंडियन आर्मी ने लगभग 1/3 पाकिस्तानी आर्मी को कैप्चर कर लिया था। इसके बाद 1972 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच शिमला एग्रीमेंट हुआ। इसके तहत दोनों कंट्रीज ने आपस के कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करने और रिलेशंस सुधारने के लिए अग्री किया। इंडिया ने अपनी दरियादिली दिखाते हुए सभी पाकिस्तानी सोल्जर्स को रिहा कर दिया। इस वॉर ने सबकॉन्टिनेंट में इंडिया के मिलिट्री और पॉलिटिकल डोमिनेंस को एस्टैब्लिश किया और इस तरह दोस्तों इंडिया पाकिस्तान के बीच तीसरे वॉर का भी अंत हुआ। अब हम चलते हैं सीधे 1999 में, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच चौथा और अभी तक का आखिरी वॉर हुआ, इंडिया पाकिस्तान वॉर 1999। दोस्तों, कारगिल वॉर के नाम से प्रसिद्ध ये वॉर एक लिमिटेड वॉर था। लिमिटेड इसलिए क्योंकि ये वॉर मोस्टली कारगिल डिस्ट्रिक्ट में ही कन्फाइंड था। इंडिया में इस कॉन्फ्लिक्ट को ऑपरेशन विजय नाम दिया गया। आइए जानते हैं इसके बैकग्राउंड के बारे में। बैकग्राउंड दोस्तों, 1971 वॉर के बाद दोनों कंट्रीज के बीच क्लैशेस कुछ कम हो गए, लेकिन 1990s में एक बार फिर से टेंशन्स और कॉन्फ्लिक्ट्स शुरू हुए। इसका कारण था कश्मीर में बढ़ रही सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज, जिन्हें पाकिस्तान का सपोर्ट प्राप्त था। इसके अलावा 1998 में दोनों कंट्रीज ने न्यूक्लियर टेस्ट्स भी किए, जिसके चलते माहौल और ज्यादा टेंस हो गया। इस सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए दोनों कंट्रीज ने मिलकर फरवरी 1999 में लाहौर डिक्लेरेशन साइन किया। इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने इसको साइन किया। इस ट्रीटी के तहत कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट का पीसफुल और बायलैटरल सॉल्यूशन ढूंढा जाना था। जहां एक तरफ पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप लाहौर डिक्लेरेशन साइन कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी मिलिट्री के मंसूबे कुछ और ही थे। 1998 और 1999 के बीच पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस ने अपने ट्रूप्स को LOC की इंडियन साइड में भेजना शुरू कर दिया था। कहा जाता है कि पाकिस्तानी PM नवाज शरीफ को मिलिट्री के इस पूरे प्लान की कोई जानकारी ही नहीं थी। खैर, एक बार फिर पाकिस्तानी आर्मी ने इंडिया की तरफ से की गई शांति की पहल को नामंजूर कर दिया था। इसके बाद वॉर होना तो स्वाभाविक था। आइए अब इस वॉर के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में जानते हैं। इवेंट्स ऑफ वॉर। दोस्तों, कारगिल के लोकल्स ने पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर्स की जानकारी 3 मई 1999 को इंडियन अथॉरिटीज को दी, जिसके बाद इंडियन आर्मी ने पेट्रोल यूनिट्स सेटअप किए। लेकिन इस बात का अंदाजा किसी को नहीं था कि पाकिस्तानीज की संख्या कितनी है और वो कितना अंदर तक घुस चुके हैं। इसी वजह से बहुत से पेट्रोलिंग सोल्जर्स को पाकिस्तानी फोर्सेस द्वारा कैप्चर कर लिया गया और उनका भयानक टॉर्चर हुआ। फिर 9 मई को पाकिस्तान की तरफ से हैवी शेलिंग शुरू हुई। यह शेलिंग एक कवर फायर की तरह थी, जिससे और भी पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर्स इंडियन टेरिटरी में घुस सकें। इसके बाद द्रास, मुश्को और कक्सर सेक्टर्स में LOC के आर पार इन्फिल्ट्रेटर्स ने एंटर किया। मई के बीच में इंडियन आर्मी ने कारगिल सेक्टर में अपने ट्रूप्स को भेजा। वहीं इंडियन एयरफोर्स ने इन घुसपैठियों पर हमले शुरू कर दिए। दोनों साइड्स की तरफ से इंटेंस फाइट होने लगी। हमारे सोल्जर्स ने बड़ी बहादुरी से इस पहाड़ी इलाके में हाई एल्टीट्यूड और कोल्ड वेदर में लड़ाई लड़ी। 4 जुलाई को इंडियन आर्मी ने टाइगर हिल को कैप्चर कर लिया और अगले दिन द्रास को भी कैप्चर कर लिया। टाइगर हिल आज के लद्दाख के द्रास कारगिल रीजन में एक माउंटेन है। इनका कैप्चर होना एक मेजर ब्रेक थ्रू था।
इंटरनेशनल फ्रंट पर यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान से ट्रूप्स विड्रॉ करने के लिए कहा और जल्द ही इंटरनेशनल प्रेशर के चलते 11 जुलाई 1999 को पाकिस्तान ने ट्रूप्स विड्रॉ करना शुरू भी कर दिया। 14 जुलाई 1999 को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने ऑपरेशन विजय के सक्सेसफुल होने का ऐलान किया और 26 जुलाई को इस वॉर का अंत हुआ। दोस्तों, इस वॉर में G8 कंट्रीज, आसियान, यूएसए और EU सभी ने इंडिया का सपोर्ट किया, जो ये दर्शाता है कि इंटरनेशनल ऑर्डर में इंडिया की इमेज एक रिस्पॉन्सिबल और पीसफुल नेशन की थी। दोस्तों, आज की इस कहानी में हमने इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुए 4 मेजर वॉर्स के बारे में जाना। इन वॉर्स में से 3 वॉर का मेन इश्यू कश्मीर था, जहां कॉन्फ्लिक्ट्स और इंसर्जेंसी अभी तक कंप्लीटली खत्म नहीं हो पाई हैं और दोनों कंट्रीज के बीच आज भी ये एक टेंशन का कारण बना हुआ है। 2001 के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने एक फॉरवर्ड इकोनॉमिक पॉलिसी को अपनाया, जिसके चलते डोमेस्टिक प्रॉस्पेरिटी, ग्लोबलाइजेशन और पाकिस्तान के साथ लगातार नेगोशिएशंस का दौर शुरू हुआ। लेकिन पाकिस्तानी रेजीम ने अभी तक टेररिस्ट्स को सेफ हेवन प्रोवाइड करना बंद नहीं किया है। दोनों कंट्रीज के बीच क्लैशेस कुछ समय के पीस के बाद फिर से रिन्यू हो जाते हैं। 14 फरवरी 2019 को हुआ पुलवामा अटैक इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, जिसमें हमारे 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे। इसका बदला इंडिया ने 26 फरवरी को LOC के पार टेररिस्ट कैंप्स पर एयर स्ट्राइक के थ्रू लिया। क्लैशेस का ये सिलसिला आज भी जारी है। आज भी पाकिस्तान इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बजाय एंटी इंडिया रेटरिक फैलाने में लगा हुआ है, जिसके चलते वो लगातार इकोनॉमिक कोलैप्स की तरफ बढ़ रहा है। खैर, समय की जरूरत तो यही है कि दोनों कंट्रीज एक साथ मिलकर पीसफुली अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें, ताकि वर्ल्ड पीस इंश्योर हो सके और हम वॉर और कॉन्फ्लिक्ट से हटकर एक बेहतर कल की तरफ बढ़ सकें।